अरे यार आज तूने कितनी लेट कर दिया आने में. वी आर गेटिंग लेट बेबी. आई नो आई एम टू लेट, बट आज क्लास किसे लेनी है? मैं तो बंक करने वाली हूँ. आज तुम्हें भी मेरे साथ बंक करना होगा. मॉम डैड को लगेगा मैं कॉलेज में पढ़ने आई हूँ, बट हम तो कॉलेज के टाइम पर घूमेंगे फिरेंगे मजे करेंगे. ओके तो ये प्लान है तेरा. ठीक है तो आज हम बाइक पे कहीं दूर चलेंगे. रुक जा, समीर और रेहान से भी पूछ लेता हूँ. ग्रुप में जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा. ओह व्हाई नॉट. समीर और रेहान के साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी चलेगी, बड़ा मजा आएगा. जब आर्यन ने समीर और रेहान को कॉन्फ्रेंस कॉल की और कहा, हे गाइस कहाँ हो तुम दोनों? अरे यार कहाँ होंगे, क्लास में. तू कहाँ है? आज कॉलेज में दिखाई नहीं दिया. घूम रहा होगा अपनी बंदी के साथ, और क्या. जब से रिया के साथ उसका अफेयर हुआ है हमें पूछता ही कहा है. अरे यार ऐसा मत बोलो. अच्छा सुनो, मैंने एक प्लान बनाया है. आज हम बंक मारेंगे. चलो ना कहीं बाइक लेकर दूर चलते हैं. अरे अब जल्दी से बाहर आओ, हम दोनों बाहर ही खड़े हैं. ओह प्लान तो अच्छा है. वैसे भी क्लास में बोर ही होने वाले थे. रुक मैं प्रथा से भी कह देता हूँ, वो भी आ जाएगी. उसके साथ ज्यादा मजा आएगा. अब कौन चिपक रहा है अपनी बंदी से? हाँ मैं सब समझता हूँ. चल अब जल्दी से आ जा प्रथा को लेकर. और रेहान तू भी सुन, अपनी बंदी को भी लेकर आ. सब साथ में रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा. ओके ब्रो वी आर कमिंग. थोड़ी देर में सब कॉलेज के बाहर आ गए. अब सबने अपनी बाइक निकाली. रिया, प्रथा और कियारा को पीछे बिठाया और निकल पड़े बाइक लेकर. कितना मजा आ रहा है यार. बाइक थोड़ी और स्पीड में चलाओ ना. ऐसा लगना चाहिए बाइक चल नहीं रही है, उड़ रही है. हाँ तो फिर मुझे कस के पकड़ कर बैठो. देखो मैं कैसे उड़ाता हूँ बाइक. आर्यन देख वहां पास में ना एक ढाबा है, चल वहां रुकते हैं. मैगी पार्टी करेंगे आज. हाँ वहाँ की चीज मैगी मेरी फेवरेट है. रिया तुम खाओगी? जो आर्यन खाएगा वही मैं भी खाऊंगी. बेबी तुम क्या खाओगे? मैगी खाएंगे हम सब. तुम और मैं एक ही प्लेट में साथ में खाएंगे. ओके ना? लव बर्ड्स. कुछ सीखा समीर उनके रोमांस से. अब सब ढाबे पर रुके. सबने मैगी खाई. ऐसे ही उन्होंने कॉलेज से बंक मारकर खूब मस्ती की और घर चले गए. अगले दिन शाम को आर्यन ने रिया को फोन करके कहा, हेलो गाइस व्हाट्सअप बेबी. नथिंग इम्पोर्टेंट. तुम बताओ आज क्या प्लान है? यार आज पूरा दिन तुमसे मिला नहीं, बहुत बोरिंग लग रहा है. मिस यू सो मच बेबी. मुझे भी मिस यू टू बाबू. एक काम करते ना, दिलजीत के कॉन्सर्ट के मेरे पास 2 पासेस है. वो मेरे डैड के फ्रेंड ने उन्हें दिए थे और उन्होंने मुझे दिए. चलो ना वहीं चलते हैं. फैंटास्टिक आइडिया. तुमसे मिल भी लूंगा और दिलजीत तो मेरा फेवरेट है. कॉन्सर्ट में भी बहुत मजा आएगा. और उसके बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे. ओहो मतलब पूरी रात का प्लान तुम्हारे पास सेट है. ठीक है मैं मम्मी को इन्फॉर्म कर देती हूँ, फिर रेडी होकर निकलती हूँ. तुम मुझे वहीं मिलो जहाँ हमेशा मिलते हो. अरे सुनो ना, वो जो ड्रेस मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी वही पहनना. उस पर तुम बहुत गॉर्जियस लगती हो. ओके बाबा तुम फोन रखोगे तब तो मैं रेडी होकर निकलूंगी ना. ओके बाब जल्दी आना. बाय. अब दोनों कॉन्सर्ट में गए, खूब मजे किए और सुबह 5 बजे रिया अपने घर पहुंची. यही उनकी लाइफ थी. कभी बाइक पर कहीं दूर निकल जाना, कभी किसी क्लब में जाकर पार्टी करना और कभी तो साथ में रील बनाते बनाते ही टाइम निकल जाता है. आर्यन और रिया की लव स्टोरी पूरे कॉलेज में फेमस थी. दोनों हमेशा साथ ही रहते. एक दिन दोनों कैंटीन में बैठे थे, तभी आर्यन ने कहा, बेबी ये कॉलेज के दिन कितने अच्छे हैं ना. बहुत जल्दी जल्दी बीत गए तुम्हारे साथ, पता ही नहीं चला. अब कुछ ही दिनों में फाइनल ईयर का एग्जाम है. उसके बाद हम रोज रोज ऐसे कब मिलेंगे? अरे कॉलेज खत्म हो जाएगा तो क्या हुआ. उसके बाद हम कोई जॉब करेंगे या फिर बिजनेस, जो भी काम करें, पर अपने काम से फ्री होकर हम शाम को जरूर मिलेंगे. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती आर्यन. हाँ बेबी मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता. हम दोनों थोड़ा सेटल हो जाते हैं फिर शादी कर लेते हैं. शादी क्यों करनी, लिव इन में भी तो रह सकते हैं. इस शादी वादी के झमेले में क्यों पड़ना है. देखो यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तुम्हारे मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे. फालतू सबसे बातें सुनने से अच्छा है कि हम शादी कर लेते हैं. और शादी के बाद कुछ भी नहीं बदलेगा. बिलीव में तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहना, और मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूंगा. ओके तुम कहते हो तो मान लेती हूँ. हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे और फिर हम दोनों के बीच कोई नहीं होगा, न तुम्हारे पेरेंट्स न मेरे पेरेंट्स. देखो रिया मेरी मॉम हमारे साथ रहेगी क्योंकि उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है. एक्सक्यूज मी आर्यन, मैं ऐसे बहू टाइप्स नहीं रह सकती, मुझसे नहीं होगा. अरे यार प्लीज मान जाओ ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरी मॉम कहाँ जाएगी, वो बहुत अच्छी है, तुमसे कुछ नहीं कहेगी. ओके फाइन, वो हमारे साथ रह सकती है पर मेरी कुछ शर्तें हैं. कैसी शर्त रिया?
पहली बात, मैं सुबह उठकर कोई आलू के पराठे टाइप्स कुछ भी नहीं बनाने वाली। एक्चुअली मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। और दूसरी बात ये कि मैं लेट नाइट आऊंगी, देर से सोकर उठूंगी। तुम्हारी मॉम या तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे, मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाओगे। ओके बाबा, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। मेड हमारे यहाँ आती है खाना बनाने के लिए, कुक भी रख लेंगे, और बिलीव में तुम्हारे साथ कोई रोक टोक नहीं होगी। हाँ फिर ठीक है। अब कॉलेज खत्म होते ही हम दोनों एक अच्छी जॉब ढूंढने लग जाएंगे, और जैसे ही हमें कोई अच्छी जॉब मिलेगी कुछ दिनों बाद हम शादी कर लेंगे। यस माई लव, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे। आर्यन ने रिया की सारी शर्तें मान ली थी। इसी तरह दोनों बातें करते करते अपने घर चले गए। टाइम बीता, उनके एग्जाम्स हुए, दोनों ने कॉलेज पास किया और फिर जॉब ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें जॉब भी मिल गई। फिर उन्होंने कर ली शादी। शादी करके रिया आर्यन के घर आ गई थी। तभी स्नेहा ने कहा, बेटा ये चावल का कलश अपने दाहिने पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। क्या मॉम, ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, कुछ रस्में तो निभानी होगी ना। चलो अब अपना गृह प्रवेश करो। आर्यन यार कुछ कहो ना, मुझसे नहीं होगा ये सब। शादी की वजह से ऑलरेडी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे मॉम का इतना मन है तो कर लो ना ये छोटी छोटी रस्में, क्या हो जाएगा। ओह गॉड आर्यन, तुम भी इस चीजों को मानते हो। एक काम करो, ये सारी रस्में ना मेरे बदले तुम ही कर लो। मैं तुम्हारे कमरे में जाकर सो रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। अच्छा बेटा, तुझे रस्में नहीं करनी मत कर, पर तुझे कैसे पता आर्यन का कमरा कौन सा है? रुक मैं तुझे दिखाती हूँ, जाकर आराम कर ले। डोंट वरी मॉम, मुझे पता है आर्यन का कमरा कौन सा है। आप जब तीर्थ पर गई थी तो मैं एक हफ्ते के लिए आर्यन के साथ यहीं इसी घर में थी। मैं खुद से चली जाऊंगी। रिया की बातें सुनकर स्नेहा के तो होश उड़ गए। रिया आर्यन के कमरे में जाकर सो गई और स्नेहा उसे एकटक देखती रह गई। अब स्नेहा रिया से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही कुछ दिन तो रिया और आर्यन के बहुत अच्छे बीते, पर कुछ दिनों बाद उनके बीच छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होने लगी। एक दिन रिया सुबह 7 बजे तक उठी नहीं तो स्नेहा ने आर्यन से पूछा, ले बेटा तेरी कॉफी। अच्छा एक बात बता, रिया की तबीयत तो ठीक है ना? वो अभी तक सो रही है, उसे ऑफिस नहीं जाना क्या? क्या पता मम्मी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब उठना होगा तो उठ जाएगी। अच्छा मैं जाता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, मुझे तो ऑफिस भी जाना है। अरे पर बेटा रिया तेरी वाइफ है ना, तुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। एक बार देख तो सही, उसे फीवर वीवर तो नहीं है? ओ मॉम प्लीज इतना मत सोचिए, आप अपने काम से काम रखिए। ऐसा कहकर आर्यन ने अपनी कॉफी खत्म की और रेडी होने चला गया। स्नेहा ने मन ही मन सोचा, इस बेवकूफ को तो अपनी वाइफ की ही पड़ी नहीं है। अरे पता नहीं उसे क्या हुआ है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। वो अपने मम्मी पापा से दूर है, यहाँ तो मैं ही उसकी माँ हूँ, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसा सोचकर स्नेहा उसके कमरे में गई और उसे आवाज दी, रिया बेटा तू अभी तक सो रही है, ऑफिस नहीं जाना क्या? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? स्नेहा की आवाज सुनकर रिया की आंख खुली और वो गुस्से में बैठते हुए बोली, मॉम आपने मेरी नींद क्यों खराब की? अब क्या मैं यहाँ चैन से सो भी नहीं सकती? वर्क प्रेशर ज्यादा है, रात को लेट नाइट घर आई हूँ तो अपनी नींद पूरी करके मैं उठ जाती ना। मुझे जगाने के लिए किसने कहा था आपको? अरे बेटा मैंने सोचा कहीं तेरी तबीयत खराब ना हो, इसलिए तुझसे पूछने आ गई। आपको मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। आर्यन देखो ना तुम्हारी मॉम को, मैंने पहले भी कहा था मुझे ये सब पसंद नहीं है। जिंदगी झंड कर दी है मेरी इस औरत ने। अरे रिया कूल डाउन बाबा, मॉम का वो मतलब नहीं था। और मॉम आप, मैंने आपसे कहा था कि आप उसे डिस्टर्ब मत करिए, उसे जब उठना होगा उठ जाएगी, फिर भी आप आ गई, आपको समझना चाहिए ना। ये सब सुनकर स्नेहा का दिल भर आया। उसने रूंधे हुए गले से कहा, सॉरी बेटा आगे से नहीं बोलूंगी। माँ हूं ना, थोड़ी ज्यादा टेंशन ले लेती हूँ बच्चों की, पर आगे से कुछ भी नहीं बोलूंगी, जिससे जैसे रहना है रहो। ऐसा कहकर स्नेहा चली गई। आर्यन और रिया के बीच भी इस बात को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ। कुछ देर बाद दोनों शांत हुए, उन्होंने नाश्ता किया और अपने अपने ऑफिस चले गए। अब ये रोज का सिलसिला था। एक दिन आर्यन ऑफिस से रात को 9 बजे घर आया तो देखा रिया गुस्से में उसका इंतजार कर रही है। आर्यन को देखते ही रिया ने कहा, आर्यन ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुम्हें तो सिर्फ मैं अच्छी लगती थी ना, मेरी सारी फ्रेंड्स तो तुम्हें बकवास लगती थी, तो फिर आज तुमने मनीषा को इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों किया? क्या लगती है वो तुम्हारी? अरे यार अब ये भी तुमसे पूछकर करूं क्या? मनीषा से मेरी 1-2 बार बात हुई है, वो मुझे अच्छी लगी, उसके वीडियोस मुझे अच्छे लगे तो मैंने उसे फॉलो किया, इसमें क्या बुराई है? मैं तो तुमसे सवाल नहीं करता जब तुम अपनी स्टोरी डालती हो मुझे मेरी मॉम को हाइड करके। हाँ तो कर लिया होता ना सवाल,
तुम और तुम्हारी मॉम नैरो माइंडेड हो, मेरी हर स्टोरी पर कुछ ना कुछ बोल ही देते, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को हाइड कर रखा है। पर तुम्हारे जैसे तुम्हारे किसी फ्रेंड को तो फॉलो नहीं किया ना। हाँ तो कर लो, ये भी कर लो, क्यों बाकी रखना। बोल तो ऐसा रही हो जैसे कि कोई मेल फ्रेंड है ही नहीं तुम्हारा। मुझे बोलने से पहले 4 बार सोच लेना, सारे चिट्ठे जानता हूं मैं तुम्हारे। पर बस मैंने तुम्हें रोका टोका नहीं है, और तुम भी मुझे टोका मत करो। क्या जानते हो मेरे बारे में? कुछ नहीं जानते, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। और अपना फोन निकालो, अभी के अभी उस मनीषा को अनफॉलो करो। नहीं करूंगा अनफॉलो। क्या कर लोगी मेरा? मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करता तो तुम भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। घर आते ही टिपिकल वाइफ की तरह झगड़ा शुरू कर दिया। मैं जा रहा हूं सोने, गुड नाइट। आर्यन गुस्से में सोने चला गया और रिया चीखती चिल्लाती रही। फिर वो भी जाकर सो गई। अब हाल ये हो चुका था कि दोनों की बातों की जगह लड़ाइयां ही होती थी। अगले दिन आर्यन, रिया और स्नेहा बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी आर्यन ने स्नेहा से कहा, मॉम आज कुक से कह दीजिएगा मेरा डिनर ना बनाए। क्यों बेटा, आज कहीं जा रहा है क्या? कोई पार्टी है क्या? हाँ मॉम, वो फ्रेंड्स के साथ आज नाइट आउट का प्रोग्राम है। मैं आज घर पर नहीं आऊंगा, उनके साथ ही डिनर करूंगा। तुम मैरिड हो, नाइट आउट का प्लान कैसे बना सकते हो? फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो या उस मनीषा के साथ? रिया प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन। मैं किसी के भी साथ जाऊं, तुम्हें क्या? तुम इस जनरेशन की होकर ऐसी बात करती हो, सो चीप। हाँ, मैं तुम्हें चीप ही लगूंगी, पर मैं कोई अबला नारी या घर में बैठी तुम्हारी गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। मैं इंडिपेंडेंट हूं, पढ़ी लिखी हूं, कमाती हूं। मैं तुम्हारी ये सारी बातें नहीं सुनने वाली। करते क्या हो तुम मेरे लिए? अब तो मुझे कोई गिफ्ट देना भी छोड़ दिया तुमने। मेरे खर्चे मैं खुद उठाती हूँ। तो कोई एहसान नहीं है मुझ पर। तुम कमाती हो और अपने ऊपर खर्च करती हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कभी तुमने अपनी सैलरी से मेरे लिए, मेरी मॉम के लिए कुछ किया ही नहीं है। ओहो, तो अब मेरी अर्निंग पर भी तुम्हारी नजर है? अरे मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी होती है। तुम्हारी तरफ फालतू की पार्टी में पैसे वेस्ट नहीं करती। तभी डोरबेल बजी। स्नेहा ने जाकर गेट खोला तो डिलीवरी बॉय था और वो 6 पार्सल देकर चला गया। अरे इतने पार्सल किसके? इस पर तो रिया का नाम लिखा है। हाँ, ये पार्सल मेरे हैं। कुछ ब्रांड पर सेल चल रही थी तो मैंने शॉपिंग कर ली और मेरे पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने आर्यन के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की है। तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों यूज किया? और फिर अभी तो तुमने कहा ना कि तुम फिजूल खर्ची नहीं करती, तो ये सब क्या है? अरे यार, थोड़ी शॉपिंग कर ली तो क्या हो गया? और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है ना। इस मंथ मेरी सैलरी आएगी तो दे दूंगी तुम्हें तुम्हारे पैसे। इतना तो कमाई लेती हूँ कि तुम्हारा मुंह बंद कर सकूं। तुमसे बात करना ही बेकार है, यू आर जस्ट डिस्गस्टिंग। ऐसा बोलकर आर्यन उठा और ऑफिस के लिए निकल गया, रिया को एक बार फिर चिल्लाता छोड़कर। जो कभी लव बर्ड्स हुआ करते थे अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। इन्होंने कभी अपने रिश्ते को समझने की कोशिश ही नहीं की और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। एक दिन स्नेहा और आर्यन हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी रिया वहां आई और उसने कहा, आर्यन मॉम, मुझे आप दोनों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आई होप आप मेरी बात समझेंगे। क्या हुआ बेटा? चेहरा तो चमक रहा है, कुछ गुड न्यूज है क्या? हाँ, गुड न्यूज तो है, पर आप जैसे सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे मेरी कंपनी से एक अपॉर्चुनिटी मिली है लंदन हेड ऑफिस से। 5 साल के लिए प्रोजेक्ट पर जाना होगा और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चांस है। प्रिया की बात सुनकर आर्यन और स्नेहा दोनों चौंक गए। क्या 5 साल और वो भी बाहर? मतलब तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? अरे यार, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? छोड़कर नहीं आर्यन, काम करने जा रही हूँ। ये मेरी मेहनत है। इतने सालों से मैं दिन रात यही तो चाह रही थी कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिले। अब आया है तो मैं मना कैसे कर दूं? लेकिन बेटा, शादी के बाद घर गृहस्थी भी तो जरूरी होती है। 5 साल बहुत लंबा समय होता है, ऐसे कैसे चलेगा? ओ मॉम, अब आप ये ना ओल्ड फैशन डायलॉग्स मत बोलिए। रिया, तुम्हें हमारी शादी की बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी जॉब, अपना करियर दिखता है। मैं पूछता हूँ, तुम्हारी लाइफ में किसी और की कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं? ओ प्लीज आर्यन, तुम तो वैसे भी दिन भर अपने ऑफिस और अपने दोस्तों में लगे रहते हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं बाहर रहूंगी? कम से कम वहां जाकर मुझे अपने मन का काम तो मिलेगा। यहाँ तो बस सारा दिन हमारे झगड़े ही होते हैं। बेटा, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल सकती, बस इतना कहती हूँ, तुम दोनों सोच समझ कर फैसला करो। मुझे तो ये बातें समझ नहीं आ रही। रिया, साफ साफ बोलो, तुम्हें मेरी और इस घर की कोई वैल्यू है कि नहीं? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? सच कहूं आर्यन, नहीं है कोई वैल्यू, क्योंकि जब से हमने शादी की है तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे हमेशा एडजस्ट करने को कहा, मगर खुद एक बार भी मेरे लिए एडजस्ट नहीं किया। तुमने कभी मेरी वैल्यू की है? मैंने तुम्हारी वैल्यू नहीं की, और तुम हर बात पर नीचा दिखाती हो। वो हर बात पर अपनी कमाई की धमकी देती हो और कहती हो मैंने तुम्हारी वैल्यू नहीं की।
तुम तुम्हारा लास्ट फैसला सुना दो। क्या तुम मेरी बात मानकर यहां रुकोगी या अपनी मन मर्जियाई करनी है तुम्हें? देखो आर्यन, वैसे भी हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बचा है। जमाना हो गया हमें प्यार से 2 बोल बोले हुए। अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी बनाने का चांस मिला है तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं जा रही हूं। रिया, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? वैसे ही जैसे तुम रोज मुझे इग्नोर कर देते हो, वैसे ही जैसे तुम्हारी मॉम मेरी हर बात काट देती है और तुम चुप रहते हो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने जा रही हूं। 5 साल बाहर, और शायद उसके बाद कभी लौटू भी या ना भी लौटू, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो यही सही। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर यहां से जाना है तो ये रिश्ता खत्म करके जाना होगा। सच पूछो तो मैं भी थक गया हूं अब इस रिश्ते से। मुझे भी मेरी आजादी चाहिए। तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। 1 हफ्ते बाद लंदन जा रही हूं, तुम डिवोर्स पेपर बनवा लो, मैं साइन कर दूंगी। और अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूं यहां से अपने मायके, वहीं भिजवा देना पेपर। ये बोलकर रिया ने अपना बैग पैक किया और घर से निकल गई। याद है ना अपना वादा आपको, एक हाथ से लेना दूसरे से देना। जोशी का काम ना 1 नंबर का होता है सासू माँ। एक बार आपकी बेटी मेरी पत्नी बन जाए उसके बाद तो आप राज करेंगी। उसके तो कहनी नहीं, पैसा, शौहरत, गाड़ी सब कुछ होगा आपके पास। आप तो बस ख्वाब देखने शुरू कर दीजिए। कुछ घंटे की तो बात है बस। अच्छा ठीक है। अरे जरा जोश लाइए बोली मैं मम्मी जी। अब लड़की की माँ शादी में इस तरह उतरे चेहरे के साथ रहेगी तो देखने वालों को शक नहीं हो जाएगा? बताइए, क्या बेकार में रिस्क मोल लेना। अच्छा रुकिए, ये पकड़िए 51,000 रुपया। अब जरा हल्का हुआ आपका मूड? दामाद जी आप भी ना कसम से पक्के बनिए हैं। जब आपको पता ही था मुझे क्या चाहिए तो पहले ही मेरा मूड ठीक कर देते। खैर देर आए दुरुस्त आए। एक बात तो मैं मानूंगी, आपका काम बिल्कुल चौकस होता है। ये बात हुई ना मम्मी जी। अब आई ना आपकी बोली में तर्राहट। वैसे दुल्हे के बारे में क्या करने आई थी आप? कहीं आपके दिमाग में कोई और खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? अरे नहीं दामाद जी, हाथ गर्म हो गया और दिल ठंडा। अब चलिए फेरों का वक्त निकला जा रहा है। एक सास अपने दामाद से बात कर रही थी लेन देन की, पर ऐसी वैसी लेन देन की नहीं, अपनी बेटी के लेन देन की। पर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? खैर प्यारी थी ही ऐसी। ये कहानी शुरू होती है आज से 26 साल पहले, जब प्रेमा की दोनों बहुएं पेट से थी। अरे दिन भर सोते ही रहोगे क्या? इसी सोने को लेकर तो तुम्हारी किस्मत सो गई है। अरे क्या हुआ मेहरबान? पता है माँ जी क्या कह रही हैं? बर्तन धोने हैं मुझे, वो भी ऐसी हालत में। क्यों? ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अरे तो इसमें बुरा क्या है पिंकी? नॉर्मल डिलीवरी होना तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है जिन औरतों का बच्चा ऑपरेशन से होता है उन्हें कम से कम 4 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। और तुम्हें तो सुइयों से कितना डर लगता है। तुम 3-4 दिन कुछ खा भी नहीं पाओगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल हो। और जो नॉर्मल डिलीवरी के कारण दर्द सहना पड़ेगा मुझे, उसका क्या? तुम तो चाहोगी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो ताकि तुम्हारे पैसे बच जाए। यही तो फर्क है तुम में और जेठ जी में। एक जेठ जी है जो सुजाता भाभी को एक कदम नहीं चलने देते, और एक मैं हूं फूटे कर्म की, जिसे इस हालत में भी कुत्तों की तरह काम करना पड़ता है ताकि अस्पताल का बिल बचाया जा सके। अगर आपने भी जेठ जी की तरह कमाया होता तो जैसे सुजाता भाभी आराम कर रही हैं वैसे मैं भी आराम कर पाती। तुम ये घूम फिर कर पैसों पर क्यों आ जाती हो प्यारी? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ होता है विनोद जी। आपका तो शुरू से यही रहा है। भगवान का नाम लो, लोगों का अच्छा करो और शांति से बैठे रहो। बाकी भगवान सब खुद कर देंगे। कर क्या दिया भगवान ने? आपकी भाभी को पहले ही 2 बच्चे हैं, उसके बाद भगवान ने फिर कोख हरी कर दी उनकी। और एक मैं हूं जिसे शादी के 6ठे साल के बाद मां बनने का योग आया है। ये किया भगवान ने। दुनिया हेरा फेरी से ही चलती है, पैसा फेंको तमाशा देखो। पर मेरी किस्मत में कहाँ पैसा फेंकना है। अगर जरा सी भी हेरा फेरी आपने भी करी होती तो आज हम यहां ना होते। अपनी छोटी बहू के कमरे से आवाज आती सुनकर प्रेमा उसके कमरे में जाती है। मेरा भगवान जानता है बहू कि मैंने पैसे का सोचा ही नहीं। तुझे क्या लगता है मैं नहीं धो सकती बर्तन? आज तक किसी काम के लिए मना किया है क्या मैंने? वो तो मैं देख रही हूं कि कुछ दिनों से तू चलना ही नहीं चाह रही। ऐसे तो आखिरी के दिनों में तुझसे तेरा खुद का शरीर भी नहीं संभाला जाएगा। और यही बात मैंने तेरी जेठानी जी से भी कही है। और पैसा होना ना होना सब किस्मत का खेल है। भले मेरे बड़े बेटे बहू के पास पैसे है, पर शांति मुझे विनोद के पास मिलती है। कितनी बार आया सनी मुझे ले जाने के लिए, पर मैं गई क्या? तो मुझे भेज दीजिए ना माँ जी वहां।
समझा इसे विनोद, ऐसे अपनी बड़ी बहू के घर पर इसे कैसे भेज दूं मैं। पर प्यारी का मन तो आलीशान घर को ही ढूंढता था जो उसकी जिठानी का था, और जानबूझकर वो बात का बतंगड़ बना देती है ताकि गुस्से में घर से निकलने का मौका उसे मिल जाए, और तमतमाती हुई वो घर से निकलकर सीधा अपनी जिठानी के घर पर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओहो, फिर से विनोद भैया से लड़ाई हो गई क्या तुम्हारी? अब सबकी किस्मत आपकी तरह तो है नहीं भाभी कि पति हाँ में हाँ भरे। खैर कोई बात नहीं, मैं कह रही थी कि जरा कमर सीधी कर लूं। और प्यारी अपनी जेठानी के कमरे में जाकर टीवी चालू करके आराम से बिस्तर पर लेट जाती है। ये जिंदगी मेरी होती अगर इस घर के बड़े बेटे से मेरी शादी हुई होती, पर नहीं, एक बार पिताजी ने रिश्ता भेजने में देरी कर दी और दूसरी बार विनोद जी ने होशियारी करने में। अगर वो भी अपने माँ बाप की सेवा से ज्यादा कमाने में दिमाग लगाते तो आज मुझे 2 कमरे के ससुराल में ना रहना पड़ता। बेचारा मेरा छोटा सा बच्चा इस दुनिया में आएगा और अपने भाई बहन को इस अमीरी में पलता देखेगा तो उससे कितना दुख होगा। पहले जब बच्चा नहीं ठहर रहा था तब उस बात का गम था, अब जब बच्चा होने वाला है तो लग रहा है काश ये बच्चा पैदा ही ना हो। पर भगवान ने जिसका पैदा होना लिख दिया है उसके जन्म को कौन ही रोक सकता है। और ठीक 2 महीने बाद प्रेमा की दोनों बहुएं एक एक बेटियों को जन्म देती है। सुजाता की बेटी का एक पैर खराब था, पर सुजाता को इस बात की खुशी थी कि भगवान ने उसे एक बेटी दी, और दूसरी तरफ प्यारी अपनी स्वस्थ बेटी को देखकर दुखी हो जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और प्यारी की बेटी पिंकी क्लास 6 में चली जाती है। मम्मी टिफिन दे दो ना, मैं इतने दिनों से टिफिन लेकर नहीं जा रही, इसलिए मेरी मैम मुझे बार बार क्लास के बाहर खड़ा कर देती है। बताओ बहू, बेचारी बच्ची को तुम टिफिन बनाकर क्यों नहीं देती? आपको अपनी पोती पर लाड आ रहा है तो आप ही इसे टिफिन बनाकर दे दीजिए माँ जी। पहले तो आप लोग मुझे बच्चा करने के लिए फोर्स करते थे, अब जब बच्चा हो गया तो उसके साथ सुबह 4 बजे उठो, उसे टिफिन बनाकर दो। नहीं होगा इतना सब कुछ मेरे से। अब ये बच्ची नहीं रही, खुद का टिफिन बना सकती है। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, आप इसे खाना बनाना सिखा दीजिएगा। और अपनी छोटी सी बच्ची पर रसोई का काम छोड़कर प्यारी घूमने चली जाती है। दादी मेरी उंगली। अरे विनोद, जल्दी से बैंडेज लेकर आ, बेचारी की उंगली कट गई। क्या जरूरत थी बेटा तुझे सब्जी काटने की, मैं आ रही थी ना। आप भी तो बूढ़ी हो रही हो दादी, मुझे आपसे काम करवाना अच्छा नहीं लगता, और आगे तो मुझे खाना बनाना ही होगा, इसीलिए कोशिश कर रही थी। अगर मैं टिफिन लेकर नहीं जाती तो मुझे फिर से सबके सामने डांट पड़ती। क्लास के लड़के मेरा मजाक बनाते हैं। पहले तो ऐसी नहीं थी प्यारी, पता नहीं इतनी कैसे बदल गई। ये ड्रेस दिख रही है मेरी, विनोद मुंबई गए थे, वहां से लेकर आए मेरे लिए। मानना पड़ेगा बहन, एक बच्चा होने के बाद भी तू जिस हिसाब से खुद को मेंटेन रखती है ना, मन खुश हो जाता है। तेरा पति तुझे मना नहीं करता क्या? मेरा मतलब है यहाँ हम सभी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 किट्टी करते हैं और तू तो सभी किट्टियों में होती है। अरे तो इसमें बुरा क्या है? हम औरतें बस दूसरों के लिए ही जीती रहे क्या? मेरा तो मानना है घर की लक्ष्मी जितने पैसे खर्च करती है घर पर बरकत उतनी ही आती है। पहले मैं कम पैसों में गुजारा कर लेती थी तो विनोद कमाने की कोशिश ही नहीं करते थे, इसलिए मैंने पैसे उड़ाने शुरू कर दिए कि भाई आप कमाओ, जैसे भी कमा सकते हो। और इसीलिए अब कमाने के चक्कर में अक्सर उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। इस तरह पढ़ाई से ज्यादा घर गृहस्थी को संभालते हुए पिंकी का बचपन गुजरता है और वो 24 साल की हो जाती है। प्लीज मैम मुझे अंदर आने दीजिए, ये पेपर मिस हुआ तो मेरा मास्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। क्लास में भी तुम्हारी यही हरकतें थी। 9 बजे की क्लास में तुम 10:30 बजे पहुंचती थी और आज एग्जाम के दिन भी तुमने वही ब्लंडर कर दिया है। सॉरी, आई कांट लेट यू इन। बेचारी पिंकी, चाची ने अगर इस पर काम का इतना प्रेशर ना डाला होता तो आज इसे इतनी प्रॉब्लम ना होती। पिंकी क्लास के बाहर ही बैठी रह जाती है और 3 घंटे बीत जाते हैं। मेरे मास्टर्स पूरे नहीं हो पाए प्रिया। ये सब तो किस्मत पर है पिंकी। मैं अपने पैरों से लाचार हूं और तुम अपनी किस्मत से। पता है प्रिया, मुझे तुम्हें देखकर बहुत हिम्मत मिलती है। अगर तुम अपने पैर की इस प्रॉब्लम को किस्मत मानकर इससे लड़ सकती हो तो मैं भी लड़ सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं फिर से दूंगी एग्जाम। अपने आंसू पोंछ कर हिम्मत बटोर कर जैसे ही पिंकी अपने घर पहुंचती है, घर के कलेश से उसका स्वागत होता है। कहाँ थी तू इतनी देर तक? हाँ, तुम पहले ना इसकी पढ़ाई छुड़वाओ। ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही है तू लड़की, जो आज तक घर पर एक पैसा नहीं आया, बस तेरे पीछे पैसे निकल रहे हैं। मम्मी मैंने सोचा था मास्टर्स कर लूं
तो ज्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, पहले ज्यादा अच्छे से घर के काम संभाला कर। कहाँ रखी है पापा की फाइल तूने? अरे इसके पीछे क्यों पड़ रही हो? ये बात तुम्हारे और मेरे बीच की है। मैंने तुम्हें दी थी अपनी फाइल रखने के लिए, तुमने उसे यहाँ वहाँ किया है। इसमें पिंकी की क्या गलती? वो तो बेचारी दिन भर रसोई में रहती है। बता पिंकी, कहाँ रखी है तूने फाइल? अपनी कॉलेज की फाइलों के बीच में पापा की फाइल ले गई होगी। हाँ, दिखा मुझे सारी फाइल। ये कहकर गुस्से में प्यारी अपनी बेटी के हाथ से किताब खींचती है और जैसे ही वो उसके पन्ने पलटती है उसके बीच उसे एक लेटर मिल जाता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरी सब कुछ तुम ही हो। क्या है ये सब? मम्मी तुम गलत समझ रही हो, ये लेटर मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये मेरी बुक में कहाँ से आया। पापा दादी मेरा यकीन मानिए, ये शायद प्रिया और मेरे बुक्स एक्सचेंज हो गए हैं। उस बेचारी पर बेकार में लांछन लगाने की जरूरत नहीं है, तुझे अच्छे से जानती हूं मैं। प्यारी एक करारा तमाचा अपनी बेटी की कनपट्टी पर जड़ देती है। आज से तेरी पढ़ाई खत्म, जा रसोई में और दोपहर के खाने की तैयारी कर। पिंकी सभी के लिए खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। ये चावल इतने ठंडे क्यों हैं? उस लड़के के ख्यालों में खो गई थी क्या? चावल ठंडे नहीं है मम्मी, देखो धुआं निकल रहा है। अच्छा, तू रुक जरा, मैं तुझे बताती हूँ गरम चावल और ठंडे चावल में क्या फर्क होता है। बैठ यहां। प्यारी रसोई में जाती है और गरम तवे को लाकर अपनी बेटी के हाथ पर सटा देती है। ओ माँ, क्या हुआ प्रिया, तू चीखी क्यों? और तू ये रसोई में क्या कर रही है? वहां पिंकी घर का सारा काम करती है मम्मी, और उसके बाद भी क्लास में सेकंड आ रही है, और एक मैं हूं जिससे तुम घर का कोई काम नहीं करवाती, फिर भी बड़ी मुश्किल से पास होती हूं मैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जरा खाना बनाने की कोशिश कर लूं। उसी में उंगली जल गई। सुजाता अपनी बेटी के जरा से जख्म पर फूट फूट कर रो रही थी और मलहम लगा रही थी, और वहां पिंकी के जले हुए हाथ को देखने के लिए कोई नहीं था। क्या किस्मत पाई है मैंने, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं जाऊं क्या पिंकी के पास माँ? अगर तू उसके पास गया तो प्यारी उसे और मारेगी और पिछली बार की तरह घर से भाग जाएगी। तू तो जानता ही है, प्यारी को तो घर से निकलने का बहाना चाहिए। बेकार में लोगों के बीच बदनामी होती है बेटा। इस सबसे अच्छा है तू अपनी बेटी को अपने घर की कर दे। अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी तो बेचारी सुखी रहेगी। शादी की उम्र तो उसकी हो चली है, तुम ठीक कहती हो माँ। मैं लड़का देखना शुरू करता हूँ। हो सकता है जो सुख उसकी माँ ने उसे नहीं दिया उसकी सास उसे दे दे। पर प्यारी कहाँ शांत बैठने वाली थी। वो अपने सास और अपने पति की बातचीत सुन लेती है। तो ये खिचड़ी पकड़ी है माँ बेटे के बीच। अगर पिंकी इस घर से चली गई तो घर का काम कौन करेगा? नहीं, मेरी पिंकी अपनी मम्मी के पास ही रहेगी। 2 हफ्ते बाद लड़की वाले पिंकी को देखने आते हैं। जानबूझकर लड़के वालों के सामने प्यारी स्लीवलेस टाइट मिनी ड्रेस पहनकर आ जाती है। अरे भाई साहब, आप चाय पीते पीते रुक क्यों गए? आराम से पीजिए। हम ना बड़े मॉडर्न ख्यालों के लोग हैं। वो अलग बात है कि मैं बड़े छोटे से शहर से आई थी, पर जैसे ही यहाँ आई यहाँ के एनवायरनमेंट में ढल गई। बदलना तो पड़ता ही है। घूमना फिरना, लाइफ एंजॉय करना मेरे खून में है, और मेरा मानना है कि सबको लाइफ एंजॉय करनी ही चाहिए। क्यों पिंकी? कैसे घर पर आप मुझे ले आए शुभम के पापा? जिस लड़की की माँ ऐसी हो उसकी बेटी कैसी होगी? ये लड़की ने जो सूट पहना है ये तो दिखावा है, अंदर से वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही होगी, बेढंगी। माफ कीजिएगा विनोद भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें इस घर में रिश्ता नहीं करना। कुछ ज्यादा ही खुले विचारों के हैं आप लोग। अपने घर के दरवाजे पर बैठी प्रिया पिंकी को देखने आए लड़के वालों को जाता देख रही थी दोपहर में। हाय राम, एक बहन चरित्र से गिरी हुई तो दूसरी शरीर से। राम बचाए इसे परिवार से। इसी तरह जब भी कोई भी लड़का पिंकी को देखने आता, प्यारी अपना दिमाग चलाकर उस रिश्ते को तुड़वा देती। तू ना सच में पागल है प्यारी। जो काम तेरी बेटी कर रही है वही काम वाली 5,000 रुपये में कर देगी। तू तो ये सोच कि तेरी बेटी तुझे कहीं से पैसे लाकर दे दे। तो पागल है क्या? अगर उसे काम पर भेज दूंगी तो पता चला वहां किसी लड़के के चक्कर में फंस गई और भाग गई, पैसे भी गए और काम मुझ पर आ गया। जिंदगी एक ही बार मिलती है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है भाई। तुम लोगों की तरह अपने बच्चों के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी। अरे तो काम पर भेजने के लिए कहाँ कह रही हो? उसके पापा चाह ही रहे कि उसकी शादी हो जाए तो कर देना। मेरी नजर में एक आदमी है,
मेरा मतलब एक लड़का है, डिवोर्स्ड है। तो पागल है क्या? एक तलाकशुदा से अपनी बेटी की शादी कराऊंगी मैं? अरे पूरी बात तो सुन फिर बोलना। ज्यादा नहीं, 34-35 की उम्र होगी। वो एक लड़की की तलाश में। कितने पैसे वाला है, लड़की के खानदान को पैसों से तोल देगा। लड़के से बात करवा, फिर देखती हूँ मैं। और अपनी बेटी को कुत्ते की तरह मारने पीटने वाली प्यारी आज जाकर उसे गले लगा लेती है। माँ जी, विनोद जी, पिंकी, मुझे माफ कर दो बेटा। ये बड़े शहर की चकाचौंध, ये पैसे की लालच या फिर आलसीपन ने मुझे बर्बाद कर दिया था। अब मैं तेरी शादी में अड़चन नहीं बनूंगी। मुझे पता था मेरी प्यारी ऐसी बिल्कुल नहीं है। एक 34 साल के लड़के की जवानी की तस्वीर दिखाकर प्यारी अपने घर वालों को गुमराह कर देती है और रिश्ते की बात तय कर देती है। शादी की रात। आपकी बेटी शादी के बाद भाग तो नहीं जाएगी ना सासू माँ? क्योंकि जिस दिन वो भागी उस दिन से आपके पैसे बंद हो जाएंगे। अरे बचपन से इतना मार पीट के रखा है मैंने इसे कि इसके कलेजे में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तुम भी ज्यादा प्यार मत लुटा देना इस पर, एड़ियों के नीचे रखना। पहली माँ देख रहा हूँ जो अपनी बेटी को बेचने को तैयार है। अरे तू पागल वागल है क्या? अपनी बेटी को तुझे क्यों बेचती? ये तो मेरी जेठानी की औलाद है। हम दोनों को एक साथ ही बेटियां हुई। बेचारी मेरी बेटी एक पैर से विकलांग थी, ऊपर से मेरे पति ज्यादा कमाते नहीं थे। मेरे जेठ के यहाँ तो पैसों की बरसात हो रही थी। मेरी जेठानी को वैसे भी मैं खास पसंद नहीं करती थी, इसलिए अपनी बेटी का भाग्य बदलने और अपनी जेठानी से बदला लेने मैंने दोनों बच्चों को बदल दिया था। ये सब छोड़, काफी देर हो रही है, फेरों का वक्त हो रहा है। मंडप पर जैसे ही दुल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े होते हैं। ये शादी नहीं हो सकती। शहर के अंदर तलाकशुदा मर्द को खड़ा कर दिया है बहू ने मेरी कंवारी पोती के पीछे। मुझे लगा ही था कि तू नागिन इतनी जल्दी सुधर नहीं सकती। तुझे पता है सुजाता, जिस दिन तुझे बेटी पैदा हुई थी उसी दिन तेरी देवरानी को भी बेटी पैदा हुई थी, और इसने अपनी बेटी का भाग्य बदलने के लिए दोनों बच्चों को बदल दिया। ये आज तक यही समझती रही कि पिंकी तेरी बेटी है, इसलिए पिंकी को इतना तड़पाती थी, इतना मारती थी, पर आज तो इसने हद ही पार कर दी। अपनी बेटी को बेचने जा रही है। मेरी बेटी को बेचने जा रही थी तुम? रुक जा बहू, ये तो इसकी गलत फहमी है। मैंने बच्चियों को दोबारा बदल दिया था। तो आज तक ये जिस बेटी को तेरी समझकर उस पर अत्याचार कर रही थी वो इसकी खुद की बेटी थी। अपनी बेटी को बेचने जा रही थी तू प्यारी। क्या? नहीं नहीं माँ जी, ये मुझसे क्या हो गया भगवान। प्यारी सभी के सामने सर पीट पीट कर रोने लगती है। ए जोशी, पकड़ अपने पैसे, मेरी बेटी तेरे साथ नहीं जाएगी। पिंकी बेटा, तुमने जो करना था कर लिया। अब पिंकी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। आज से मेरी 2 बेटियां हैं, पिंकी और प्रिया। प्यारी इतने षड्यंत्र के बाद भी बुरी तरह फंस कर ही रह जाती है।